सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर से आगाज़ करेंगे और सबसे बड़ी खबर ये है कि लेबनान में जो मज़हमती तहरीक हिज़्बुल्लाह है उनके सरबराह के हवाले से पहले ये कहा जा रहा था, कंफर्म नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब मुसद्दिका ज़राए से ये बात सामने आ चुकी है कि उनको भी शहीद कर दिया गया है उनकी बेटी के साथ। और ये अटैक हुआ है 28 तारीख को और ये लेबनान के उस इलाके में हुआ है जहाँ पर हिज़्बुल्लाह के जो ज़मीन के अंदर बंकर्स हैं, जहाँ पर उनके और मज़ीद ऑफिसेस भी हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ पर यह अटैक हुआ है। और तकरीबन लेबनान का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि 5 बिल्डिंग्स पर अटैक हुआ है और 4 घंटे तक ये अटैक चलता रहा है। रॉकेट्स की बरसात होती रही है और इज़राइल ने अपना ये जो एक दायरा कार था, पहले ईरान में इस्माइल हानिया की शहादत, अब ये, तो आई थिंक उन्होंने इस बात पर फोकस कर लिया है, ये तय कर लिया है कि उनके इर्द गिर्द जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग ईरान, वो सारी की सारी कंट्रीज़ जिसमें से मज़म्मत हो सकती है इज़राइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में, उसके ऊपर वो अपना जो फोकस है वो बढ़ा रहे हैं। हमारे साथ 3 इम्पॉर्टेंट गेस्ट हैं। क्या हम तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं? और अगर हम इस तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रहे हैं तो फिर वज़ीर आज़म का ये कहना कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभरता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको पता है उन्होंने यूएन में ख़िताब किया है और ख़िताब के दौरान उन्होंने फ़लस्तीन के इशू पर काफ़ी बात की है और उन्होंने कहा है कि दुनिया को और आलमी ताकतों को ख़ास तौर पर, यानी कि पीपल हु एक्चुअली मैटर, कुछ तो होते हैं ना जिनकी सुनी ही नहीं जाती, लेकिन वो जिनकी सुनी जाती है, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, दीगर ममालिक है, उनको इस पर संजीदगी से सोचना होगा। ज़फ़र हिलाली, अ वेरी सीनियर एंड फॉर्मर डिप्लोमेट, सहर कामरान असेंबली की मेंबर हैं, कौमी असेंबली की सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की, एंड अहमद अवैस साहब सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ज़फ़र हिलाली साहब, व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? सो जो कंटेनमेंट की बात की जा रही थी और कहा यह जा रहा था कि एंड लेट्स ऑल्सो स्टेप बैक, ईरान पर जब हमला हुआ तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब तक ईरान से कोई ऐसा कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया गया, विच वॉज एक्सपेक्टेड कि चलो ठीक है, शायद मीडिएशन कराई होगी बाकी कुव्वतों ने। लेकिन अब इस अटैक के बाद आप क्या देखते हैं? देखें ना, लिबनान भी है, फिर सीरिया भी है, फिर इराक भी है और फिर ईरान एक वो वाहिद कुव्वत है जो फुल फ्लेज, और उनके भी आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब को भी एक ऐसी जगह पर छुपा दिया गया है, तो खदशा ये है कि वहां भी स्ट्राइक हो सकती है दोबारा। जी ज़फ़र, तक ये लड़ाई हो, जितने लोग इसमें शामिल हैं, जितने मुल्क इसमें शामिल हो, वो है बेहतर मुसलमानों के लिए और फलस्तीनों के लिए। तो एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि दिस वॉर इज गोइंग, जैसे हम जो इजराइल के खिलाफ जो लोग हैं, दे वुड लाइक, भाई मार दिए गए, शहीद कर गए घानियां, ठीक है, कोई और हो जाएगा, शायद उससे भी ज्यादा बदतर हो इजराइल के लिए। यस, मिस्टर सो एंड सो हैज गॉन, जो नसरुल्लाह साहब है वो चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, उनके बाद कोई आएगा, नो प्रॉब्लम। जितना देर तक ये जंग चलता है उतना नुकसान होगा इजराइल को, उतना नुकसान होगा अमेरिका को, जो बेसिकली ये जंग चला रहा है। आप देख रहे हैं अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, वो क्या लोग कह रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि बाल बाल दुनिया बच गई है वर्ल्ड वॉर से। किधर? यूक्रेन में। आपको याद होगा कि रूस, पुतिन ने कहा था कि अगर न्यूक्लियर पावर एक यूक्रेन को मदद करें और मिसाइल्स दें और वो मिसाइल्स हमारे न्यूक्लियर साइट पे आके गिरे, तो दैट इज वी विल रिटेलिएट विद न्यूक्लियर वेपन्स।
मैं कहता हूँ 1 दिन 2 दिन रह गए थे और ये जंग हो जाना था, मगर बच गए इसलिए कि उन्होंने बैक ट्रैक। अमेरिका ने कहा नहीं, हमारे मिसाइल हम यूक्रेन को नहीं देंगे रशियन न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने। तो मैं तो समझता हूँ तो ये बेहतर है, एक छोटा सा मुल्क है, 8-10 मिलियन का एक छोटा जजीरा है, उसको अमेरिका चला रहा है, वो कब तक लड़ेगा? नहीं, और लड़ाई का कोई देखे ना, लड़ाई का कोई मतलब एवरी वॉर हैज सम रूल्स। सो बात फिर अमेरिका फिर 2 स्टेट्स की बात करता है, फिर ये भी कहता है कि जी हम चाहते हैं कि बातचीत हो और हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए और हम ये भी चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि नेतन्याहू जब स्पीच के लिए गए तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वॉकड आउट ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। देखिए, मैं भी जनरल असेंबली में 3-4 साल गुजारा हूँ एज हमारे मिशन में जी। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि दैट इज नो, उठ के चले जाते हैं जिसकी आप इज्जत नहीं करते हैं, जिसको आप सुनना नहीं चाहते हैं, डेलीगेशंस उठ के चले जाते हैं। इजराइल को कोई नहीं सुनना चाहता था तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। दिस कीप्स हैपनिंग। मगर सबसे बड़ी चीज हमें देखना चाहिए कि एक मुल्क जो लांडी पाकिस्तान का कराची के बाहर जो एरिया है उतना बड़ा है, उस मुल्क पूरी दुनिया के साथ क्या लड़ सकता है? अमेरिकन तो नहीं मर रहे हैं, बल्कि अमेरिकनों को मैं समझता हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अपने फोर्सेस भेजने पड़ेंगे इजराइल को बचाने के लिए। तो वो कह चुके हैं ना कि हम भेजेंगे। उन्होंने कब पीछे हटे? उन्होंने तो कहा है कि अगर इजराइल को खतरा हुआ तो हम अपनी जंगी जहाज रवाना कर देंगे, बल्कि कर चुके हैं। तो अगर वो भेजेंगे, चीन ने कहा है, रूस ने कहा है कि हम ईरान की मदद करेंगे, इट इज अप टू देम। अगर एक पागल आदमी, एक मैन हु इज उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं नेतन्याहू के खिलाफ, ही हैज बीन वांटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अगर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं एंडलेसली अमेरिका, तो पूरी दुनिया के खिलाफ होगा। अब ये सिर्फ अरब और इजराइल की जंग तो नहीं होगी उसके बाद। तो मैं समझता हूँ वो भी बेनिफिट करेगा फलस्तीनियों को। मुझे कोई इस पे ये नहीं है। आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फलस्तीन ये जंग जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जो ज्यादा लोग इसमें मुलव्वस हो रहे हैं और वो बेहतर है उनके, और ज्यादा ममालिक उनको, जाहिर सी बात है उनकी सपोर्ट बेस बढ़ जाएगी ना। सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑब्वियसली हुकूमत वक्त इस वक्त ऑब्वियसली कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया मेरे ख्याल से अभी तक, लेकिन आप किस तरह देखती हैं? मतलब है कि ये इसमें देखें ना, पाकिस्तान के भी तो बड़े स्टेक्स है ना। पाकिस्तान की ईरान से भी दोस्ती है, पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक में एक अपनी जगह रखता है, अपनी एक मिलिट्री पावर रखता है, एक न्यूक्लियर कंट्री है। तो मतलब है कि अगर तो खित्ते की जंग में हम मतलब है जंग अगर फैल जाती है इतनी ज़्यादा, तो फिर 2 ही ममालिक हैं मुसलमान ममालिक जिनको के फौरी तौर पर किसी ना किसी तरह की मीडिएशन के लिए सामने आना पड़ेगा, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। एंड ये करने के लिए कि भाई अगर आग फैल गई, इतनी ज्यादा फैल गई और दूसरे ममालिक ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया, तो इट्स डेफिनेटली टर्निंग इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। जैस्मिन, बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजू पे आप बात कर रही हैं। मैं 2 पहलुओं पर बात करना चाहूँगी। एक तो जो नुकसान हुआ, मैं इसको कासिम सुलेमानी, फिर उसके बाद आप इस्माइल हानिया, हसन नसरुल्लाह, ठीक है, इसके साथ साथ जो है इब्राहिम रईसी, और फिर अब ये देखें कि एक पूरी लीडरशिप जो है वो आप देखें कि वो एलिमिनेट हुई है। रेजिस्टेंस की जो अलामत थी, ठीक है ना, तो ये हम सामने रखें। तो एक पहलू तो ये है कि जो इजराइल है उसको आप इतना तनहा ना समझें, उसके साथ जो है वेस्टर्न ताकतें हैं और वो जो है उसकी भरपूर मदद कर रही हैं। आपको यूएस वारशिप्स की मूवमेंट भी नजर आती है, यूएस सपोर्ट भी नजर आती है, आर्म सप्लाई भी नजर आती है, फंडिंग भी नजर आती है। तो इसराइल जो जंग लड़ रहा है वो अपने जो है, चाहे आप उसको बोले वो रकबे में छोटा है, चाहे आप उसको बोले कि वो पॉपुलेशन में छोटा है, वो लड़ रहा है टेक्नोलॉजी से और स्ट्रेटेजी से। ठीक है, एक तरफ टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी है जहां पे आपके पेजर्स, आपके मोबाइल, आपके बच्चों के खिलौने, वो एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन, एक तबाही का जो है वो वेपन बन जाते हैं। दुनिया खामोश रहती है, कोई नहीं कहता कि आज मास डिस्ट्रक्शन हो रही है, कोई नहीं कहता कि आज इंसानियत पे हमला हुआ है,
ठीक है, हमें मिलती है लफाजी। जो दूसरी चीज आप कह रही है, बिल्कुल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इमर्ज कर रहा है, ठीक है, हम जो है मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें नई ताकतें, नए इत्तेहाद उभरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के हालात जो है उसमें आप ये देखें कि सबसे बड़ा फेलियर ये है कि डिप्लोमेटिकली भी ये तमाम ममालिक मिलके कोई ऐसी रेजिस्टेंस, कोई ऐसा प्रेशर नहीं क्रिएट कर सके जिसकी वजह से कम एक या क्या बोले सीज फायर ही हो जाए। जी बिल्कुल। जो जिस तरीके से गजा के ऊपर बच्चों को कत्ल किया गया, गजा के अंदर जेनोसाइड हुआ, आप ये देखें कि 2 मकामात पे फेलियर है। ईरान जो है उसकी हमें रेजिस्टेंस नजर नहीं आई, कोई जो है रिटेलिएशन नजर नहीं आई जब उनके अपने लीडर्स को अटैक किया गया और उनको हमला किया गया और उनको शहीद किया गया, क्योंकि वो समझते हैं कि जब बात आएगी टेक्नोलॉजी की, स्ट्रेटेजी की और जंग के फैलाव की, तो हर शख्स उसके नुकसान को देख रहा है। और आप बिल्कुल सही कहती हैं कि पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान जो है वो एक बहुत अहम मुस्लिम मुल्क है, लेकिन आप ये देखें कि इसराइल के अहदाफ है क्या, उसको खौफ तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से है, उसे तो खौफ जो है एटॉमिक कंट्री पाकिस्तान से है। तो बात तो वो ये करते हैं कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे, लेकिन आप ये देखें कि उनको वो ये कोशिश करते हैं कि अमेरिका के जरिए, ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं आएंगे पाकिस्तान के साथ कि आप जो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं उनके ऊपर किसी तरीके से जो है वो इतराज़ात उठाए जाए, पाबंदी लगा दे, उनको रोका जाए, इंडिया को जंग में सपोर्ट किया जाए, इंडिया को टेक्नोलॉजी से सपोर्ट किया जाए, इंडिया को जो है एम्पावर किया जाए। तो ये बड़ी एक जो सिचुएशन है, बड़ी खौफनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है। एक तरफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो कि दुनिया के मल्टीलैटरल वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंसानियत के हकूक के लिए है, वो उनका एक कंप्लीट फेलियर नजर आता है। कल आप बिल्कुल सही बात की कि वॉकआउट नजर आया हमें, जो है अहम तरीन ममालिक का, उन्होंने वॉकआउट किया, लेकिन उनके वॉकआउट से ये हमला नहीं रुका। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अहमद अवैस साहब, डिवीजन कोलोनाइजेशन है जी द मुस्लिम कंट्रीज, ओके, वो उसको भी देखना होगा हमें। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए ना, अगर मुस्लिम उम्मा एक बड़ी ताकत होती, अगर उनके अंदर आपस के अंदर उनकी मैं क्या कह सकती हूँ, मतलब अगर वो इकट्ठे होते और एक पूरी तरह से, यानी कि जो OIC बनाया था, फिर सऊदी अरेबिया में राहिल शरीफ भी गए थे, एक पूरी अफवाज तैयार हो रही थी, वो पूरी लाइक इंटरनेशनल फोर्स होगी। वो तो डिप्लोमेटिक फेलियर भी है, डिप्लोमेटिक फेलियर तो है ही है ना। नहीं, सम पीपल डोंट, यस मैम, आई अंडरस्टैंड, सम कंट्रीज डोंट वांट टू गेट डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व्ड राइट नाउ, दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि गेम किस तरफ जाती है। अहमद अवैस साहब, आप, मैम आई कम बैक टू यू। अहमद अवैस साहब, आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? ये मतलब आप कितना संजीदा मामला होगा, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, इसमें पाकिस्तान को क्या रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि देखिए, एक सबसे बड़ी हमारी जो इस वक्त मजबूरी है ना, वो ये है कि हम इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड हैं, और वैसे हमारी एक दूसरी मजबूरी ये है कि हम आपस में भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो अगर हम खुद भी इस वक्त यूनाइटेड नहीं है, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल थ्रेट भी है, तो हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी आवाज़ कैसे बुलंद कर पाएंगे अगर हम खुद भी यूनाइटेड नहीं होंगे? दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना। जी अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छा सवाल आपने किया, जो हालात बड़े पेचीदा और खतरनाक हैं और हौलनाकी जो है वो तो सबको नजर आ रही है, और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अभी जो हैं, ये एक बात तो बड़ी क्लियर है। देखिए, इसको समझने की बात है कि दुआओं से या बददुआओं से तो आप इजराइल को नहीं रोक सकते। जब तक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए एक जुर्रत का मुजाहरा करना होगा, और वो जुर्रत के मुजाहरे के लिए हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तैयार नहीं है अब तक। मेरा ख्याल में पाकिस्तान भी उसी तरह से जैसे बाकी ममालिक हैं, हम भी लिप सर्विस के हद तक जो है बड़ी बड़ी रेटरिक से इस्तेमाल करते हैं, और लच्छेदार जुबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं कि जी यूं हो जाएगा और कर लेंगे, लेकिन ऐसे मसले हल नहीं होंगे। हम उठा के बात ये करते हैं कि जी देखो, ये दुनिया हिल जाए,
दुनिया ये क्यों कर रही है, दुनिया क्यों खामोश है? भाई हम क्यों खामोश हैं, मुसलमान क्यों खामोश है? मेरी एक गुजारिश है इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेने की जरूरत है। मेरे नजदीक प्रैक्टिकल स्टेप जो है पहला प्रैक्टिकल स्टेप जो कि यकीनन वो दुनिया को हिलाएगा, और वो ये है कि OIC के 57 कंट्रीज हैं इस वक्त। पाकिस्तान वहां इनिशिएट करे, इसको लॉबिंग करें मुस्लिम ममालिक से, और वहां पे ये रेजोल्यूशन पास करवाया जाए कि अगर इन अ गिवन टाइम, आप 10 दिन का टाइम दें, आप 15 दिन का टाइम दें, कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर इजराइल जो है वो हर किस्म की बम्बार्टमेंट और जंग को बंद नहीं करता, सीज़फायर नंबर 1, और नंबर 2 वो इस बात पे तैयार नहीं होता निगोशिएशन के लिए कि इजराइल ये फलस्तीन की एक आज़ाद रियासत जो है वो मार्ज़ वजूद में लाई जाएगी, तो अगर ये वो नहीं मानते तो 57 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो UNO से क्विट कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि जो आप पहला स्टेप लेंगे कि इतने ममालिक जो हैं एन ब्लॉक UNO को छोड़ देंगे। नहीं, अगर एन ब्लॉक आप UNO को भी छोड़ देंगे फिर तो आपकी आवाज जहां उठाई जाने का आपको एक प्लेटफॉर्म है, वहां से भी हम फारिग हो जाएंगे, और हमारी वैसे हम लोगों की सुनता कौन है? देखिए ना, मेरी बात सुनिए, यही कमजोरी, देखिए यही तो हमारी कमजोरी हमें खा गई है। आपकी आवाज जो है इससे ज्यादा बुलंद ऊंची जाएगी। UNO में आवाज कहाँ आपकी उठती है? UNO को चार्टर पढ़ें और UNO का बिहेवियर पढ़ें, देखें आप। UNO का चार्टर तो कहता है कि कोई भी मुस्लिम जो मेंबर स्टेट है वो छोटी है या बड़ी है, उनके डिस्प्यूट और जहां पे सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर कोई इस तरह से अटैक और जेनोसाइड करता है तो UNO जो है विल कम इनटू एक्शन, और UNO की फोर्स मिलके उसको दबाएगी। लेकिन आपको पता है UNO इज ऑलरेडी हाईजैक ना, वो तो सिर्फ रेजोल्यूशंस पास करते रहते हैं। दे रियली देखिए ना, सवाल ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई ड्रास्टिक स्टेप जब तक नहीं लेंगे, वरना चुप करके बैठ जाओ। फिर अगर आप जिस तरह आप बात कर रही हैं, अगर यही बात सोचनी है हमने, फिर बैठ जाएं चुप करके, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे। जो मार पड़ती रहे, आज उनको पड़ रही, कल हमारी बारी भी आएगी। हम तो समझ रहे हैं कि उनको पड़ रही है, हम बचे हुए हैं। हर मुल्क ये सोच रहा है, हर मुस्लिम ममालिक में, हर मुस्लिम कंट्री जो है, रियासत ये सोच रही है कि जी हम बचे हुए हैं, इसलिए चुप करके बैठे रहो, अभी तक हमारी बारी भी आएगी। आपने कभी देखा होगा ग्रेटर इजराइल का प्लान क्या है? वो ग्रेटर इजराइल के प्लान में सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें हमारे बहुत मुकद्दस मकामात भी आते हैं, वो शामिल है। अरब कंट्रीज के दूसरे इराक और शाम के इलाके भी शामिल हैं। वो ग्रेटर इजराइल जो है वो बना लेंगे, इजिप्ट के भी इलाके शामिल हैं। कौन रोकेगा इस तरह उसको? जो हालात आप देख रहे हैं किस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं वो। तो जब तक ये ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेंगे और खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं है, जिंदगी मौत अल्लाह के पास है। इंसान ने जितने सांस लेने हैं वो आप बुज़दिली से भी उतने ही सांस लेंगे और बहादुरी से भी उतने ही सांस लेंगे, जुर्रत से भी आपके सांस कम नहीं होंगे। जितनी जिंदगी अल्लाह ने पूरी करनी है, ये बात आपकी बिल्कुल इसलिए ये वक्त है खड़े होने का। ठीक, अहमद अवैस साहब ने एक सजेशन दी है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक हिलाली साहब, बिकॉज ही इज अ फॉर्मर डिप्लोमेट, तो वो हमें बता सकेंगे कि डिप्लोमेटिकली क्या हमारे लिए पॉसिबल है, हम लोगों को इससे कोई फ़ायदा होगा। हम लोगों से मेरी मुराद ये मुसलमान ममालिक से क्या फ़ायदा हो सकता है, इफ़ कैन वी गेट टुगेदर एंड डू समथिंग और नॉट। एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप तो लिया जाए ना, विच इज़ सीज फायर। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़फ़र हिलाली साहब, ये जो हम यूनिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम बात OIC की कर रहे हैं, हम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं। आई मीन वी बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। देखिए ना, कश्मीर पे हमने ये बात की, हमने यूनाइट करने की कोशिश की कि जी तस्लीम कर लो, उसका कुछ नहीं बना। फिर पाकिस्तान, फिर मुस्लिम उम्मा को हमने हमेशा ये कहा कि यू नो लाइक आपको याद होगा कि मतलब है कि इसके हवाले से तो बहुत बात हो चुकी है। आई मीन लाइक बट नो स्ट्रैटेजी इज रियली वर्किंग। जैस्मिन, मेरे ख्याल में आई थिंक यू आर नॉट करेक्ट अच्छा, व्हेन यू से नो स्ट्रैटेजी इज वर्किंग फ्रॉम आवर साइड एक्चुअली।
मेरा तो ख्याल है अब आप हमास सोचिए, अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, मगर अगर आप हमास की बात कर रहे हैं, मैं हमास की बात नहीं कर रही, मैं बाकी मुसलमान ममालिकों की बात कर रही हूँ। देखिए, तो आप मुझे बताएं, दूसरे मुसलमान ममालिक जो हैं वो तो उनके पास तो कोई क्या कह सकते हैं, दे हैव नो प्लान, नो टैक्टिक, कोई अमेरिका के इधर लगा है, कोई उधर लगा है। यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, उनका कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं, नथिंग दैट मेक्स सेंस, और एज अ रिजल्ट वो हर वक्त अकेले उनको अलग करते हैं और उनको मारते हैं इन लोग। मगर अब आप देखिए कि क्या हमास हार गया ये जंग, क्या हिजबुल्लाह हार गई है ये जंग, क्या ईरान हार गया है ये जंग? नॉट एट ऑल। यू हैव टू गिव सैक्रिफाइसेस। इन्होंने बच्चों और औरतों को मार के ये जंग जीत गए। आज देखिए पोजीशन ऑफ इजराइल इन द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया वो तो रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहा था, डिप्लोमेटिक रिलेशन लगाने के लिए जा रहा था। आज क्या कह रहा है? कहता है जब तक फलस्तीन ना हो, एंड नाउ इट्स टू लेट फॉर दैट। It is not only a question of two states, it is a question of only one state, whether it is Israel or whether it is Palestine. And the Ummah and the Muslims and half the world even is committed to now Palestine. तो मैं तो समझता हूँ कि इवन यूरोपियन कंट्रीज एक्चुअली, अमेरिका में बहुत एहतजाज हो रहे हैं जफर हिलाली साहब। आई थिंक पाकिस्तान में तो एक ही किस्म का एहतजाज हो रहा है, वी आर जस्ट स्टक इन वन कॉर्नर। अभी भी वो अपने धरने और चीजें वो फैजाबाद पे चल रही हैं, लेकिन द होल ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता है जर्मनी में, I mean like you follow international, कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं भाई, कितने स्टूडेंट्स निकले हैं बरतानिया में, कहाँ लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किए। बिल्कुल, और उसका असर होगा। मगर आपको मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, ये जो मुसलमान मुल्क हैं जिनके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं थी, क्या इन्होंने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि व्हाई डिड इजराइल डेवलप न्यूक्लियर वेपन? एंड बाय द वे, अगेंस्ट द विशेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कैनेडी जो था वो तो आज तक लोग कहते हैं कैनेडी को मारा गया। और कौन मारा? इन्होंने मारा, क्योंकि ही वाज अगेंस्ट Israel acquiring nuclear weapons. मगर ये अरबों को देखिए, वो कब से न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं, but they have never made any effort. So if you are going to make stupid mistakes like that, नॉर्थ कोरिया को देखें, क्या है नॉर्थ कोरिया? कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ मैप पे तो कोई बता भी नहीं सकता नॉर्थ कोरिया किधर है। मगर अमेरिकन प्रेसिडेंट गोज एंड मीट्स हिम। आज वो कहते हैं कि तुम लोग बाज आ जाओ, नहीं तो लॉस एंजलिस तुम्हारा आम उड़ा देंगे। एंड इन अ सेंस लुक एट अस, Of course, we were forced into it by India. मगर हमारे पास भी अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं। देखिए बात असल क्या, पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए the one country that has nuclear weapons, क्या कोई डिफेंस पैक्ट है उमा का? Nothing. ये सब बिके हुए। Very valid point, जफर हिलाली साहब, it's a brilliant point. वाकई न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी पे मुस्लिम उम्मा की क्या पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट? तो देखिए, तो नहीं आप तो इट्स नॉट, आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस इन माय माइंड कि देयर इज ओनली वन थिंग दैट विल काउंट विद अमेरिका। इफ यू कैन हार्म अमेरिका, दे विल लिसन टू यू। आई एम नॉट सेइंग दे विल लूज इफ दे फाइट ओवर इट। डिड दे विन इन अफगानिस्तान? डिड दे विन इन वियतनाम? डिड दे इवन विन इन कोरिया और इराक? ऑफ कोर्स, और इराक। अब इराक, look at Iraq. It is manifestly against Israel. And Zafar Hilali Saab, another very important point is that this is the election year, and not only that, the people of America are also asking कि भाई, I mean, you know, they owe trillions of dollars to China. I mean, like they're under super debt. बिल्कुल सही है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स they owe. तो देखिए, कहने की बात सिर्फ ये है कि अगर आप स्ट्रेटेजाइज करें, अगर आप कोई लोगों को मिले, सोचे, ये क्या है कि आप जाके हिंदुस्तान जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ काम करता है, हिंदुस्तान के अंदर आप उधर जाके $77 बिलियन इन्वेस्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, और आपको $1-2 बिलियन का रोल ओवर नहीं मिलता। हाँ, उसके लिए भी आपको रोना पड़ता है, बल्कि सर को टकरे मारनी पड़ती हैं। 1-2 बिलियन जो कुछ भी नहीं है आज के जमाने में। तो मैं समझता हूं कि by killing women, children
and by killing those people who are fighters, who expect to be killed in war and in fighting. What are you doing? Are you winning? No, not at all. I think after you're right, after this strike now, I think Israel is going to be under more pressure, because now वो ममालिक जिनके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, स्पेशली ऑल आइज विल बी ऑन ईरान, बिकॉज दे एक्सपेक्ट, एंड इन ईरान सिंस, बिकॉज देखे ना वहाँ सदर को का हल्फ हो रहा है, एक सिक्योर जगह में आपने इस्माइल हानिया को रखा हुआ है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वहीं जाके वहीं रॉकेट से आप उनको उड़ा देते हैं और कहते हैं धमाका हो गया, एंड देन नोबडी रिटेलिएट्स, सो दिस इज नॉट अ जोक। सो हम ये तो हमें पता है कि ऑब्वियसली हर जगह स्पाइज फैले हुए हैं, लेकिन बहुत सारे सवालात तो उठते हैं ना। सहर साहिबा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी जो है ना वो बहुत वीक है, मतलब हमारी डिप्लोमेसी का फोकस सिर्फ अमेरिका है, और चले ठीक है कोई बात नहीं, होना भी चाहिए, इट्स अ वर्ल्ड पावर, दैट्स अ ग्रेट पावर, वी शुड हैव गुड कॉन्टैक्ट्स विद देम, हमारी ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स हैं उनके साथ हैं, हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ हैं, हमने जंगें भी उनकी वजह से लड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आपकी बात नहीं मानते, मतलब आपको घास भी नहीं डालते, वो अफगानिस्तान से निकलने से पहले आपको बताए बगैर भाग गए। बात ये जैस्मीन, मैं फिर बात करूंगी कि दो पहलुओं पे बात करना चाहूंगी, एक हकाइक है, एक असूल है, और शायद हमारी ख्वाहिशात और हमारे जज्बात भी हैं, ठीक है। अब जो हकाइक है अगर आप उनको सामने रखें, अगर पहले तो अगर पीपल्स पार्टी का आपको बातें करता हूँ, देखिए बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेंबर, आपको पता है हमारी बहुत क्लियर पोजीशन है, और पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत एक वजाहत के साथ और क्लियर पोजीशन लेके फलस्तीन की न सिर्फ हिमायत की, हर तरीके से मदद की, चाहे वो अपने जहाज भेज के, चाहे वो जो है वो डिप्लोमेसी के जरिए, चाहे वो ओपनली सपोर्ट करती है, ठीक है। ये चीज आप सामने रखें। जहाज किस लिए भेज दिए थे, कौन से जहाज भेजे आपने फलस्तीन? बात यह है कि जब आप ये देखें, जब पहली दफा हमला हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त के अंदर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल सपोर्ट किया था, और आप देखें यासिर अरफात जो है वो बहुत उनको जो है जब 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर भी वो थे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत Let's talk about now ना मैम, एक तो हम पास्ट में बहुत ज्यादा जिंदा रहते हैं। जैस्मीन, आपसे अगर बात मुकम्मल करने दें, मैं आपको करने हमेशा देती हूँ बात मुकम्मल, लेकिन आप लोग 1902 में पहुंच जाते हैं। 16 से 17 सितंबर के अंदर सिर्फ जो है लेबनान के अंदर 1030 लोग उनकी शहादत हुई, जिसमें 56 खवातीन और 87 बच्चे हैं, ठीक है। इसके अलावा 6500 से ऊपर लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं, ठीक है। ये हकाइक है। हकाइक ये है कि आप देखें यूएस बेसेस कई गल्फ कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। यूएसएस फ्लीट है, यूएस एयरबेस है, वो तो आपके जो है दिल में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपनी बेसिस में। अब ये कि इसी तरीके से हर मुल्क के अपने मफादात हैं। मुझे आप ये बताएं कि कल से या जब से ये बात सामने आई कि शहादत हुई है, उस वक्त से जो है कितने जो है आपको सामने रिएक्शंस आ चुके हैं मुसलमान ममालिक के, कितने बयानात आए। वो समझते हैं कि हिजबुल्लाह जो है एक मिलिटेंट विंग है, एक शिद्दत पसंद विंग है, और दूसरा सबसे फिर एक मतलब एक और हकीकत को हमें समझना होगा। आप ये देखें कि इसराइल जो हमले कर रहा है तो टारगेटेड हमले हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड हमले हैं, ईरान के अंदर भी, लेबनान के अंदर भी और गजा के अंदर भी। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई स्ट्राइक्स हो रही हैं, अपने मिसाइल फेंक रहे हैं, वो कहीं भी जाके गिर रहे हैं, ठीक है ना। तो मसला ये है कि वन हैव टू सी कि वो टेक्नोलॉजी में, इंटेलिजेंस में एडवांस्ड है, उनको पूरी सपोर्ट जो है मुस्लिम ममालिक यूनिफाइड नहीं है। और इसराइल ने जब तक के अमेरिका में इलेक्शन होने हैं उससे पहले उसने कोशिश ये करनी है कि जितना ज्यादा एलिमिनेट कर सके जो है इस सपोर्ट को जो फलस्तीन के लिए है, इस सपोर्ट को जो हिजबुल्लाह के लिए है, जितना ज्यादा उसको नहीं। लेकिन ये इसमें अमेरिका का फायदा नहीं है, क्योंकि आप देखें ना कि जो भी इलेक्शंस अब आ रहे हैं, अगर तो आपको पता है कितनी बड़ी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, और आपको पता है कितनी ज्यादा लॉबिंग और फंडिंग। आप मुझे बताएं जैस्मीन, के दुनिया भर में वेस्टर्न
जो थे उन्होंने भी मुजाहरे किए, अमेरिका के अपने स्टूडेंट्स ने भी किए, मुसलमान स्टूडेंट्स ने भी किए, बाद जो है उनकी कांग्रेस से भी आवाजें आई। मुझे बताएं कि क्या ये पूरी आवाजें कलेक्टिवली मिलके इस कत्लो गारतगरी, इस जेनोसाइड को रोक सकी? नहीं रोक सकी ना, नहीं रोक सकी। लेकिन सिंस यू आर टॉकिंग, ओके, स्ट्रेटजी नहीं है, स्कैटर्ड वॉइसेस है। उनकी स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल वाज़ेह है, स्ट्रैटेजी हमारी नहीं है, मतलब हमारी इन द सेंस बाकी ममालिकों की, मुस्लिम ममालिक की स्ट्रैटेजी नहीं है, बाकी ममालिक की भी नहीं है। देखें, अमेरिका का कारोबार है जंग बेचना। मुझे आप वो जंग बताएं जो अमेरिका ने अपने बॉर्डर्स के अंदर लड़ी हो। अमेरिका के को जब अपने इकोनॉमी, अहमद अवैस साहब, मैं एक आपसे बात पूछना, जी मैं, ओके मैम, अहमद अवैस साहब से बात करने दें। अहमद अवैस साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, देखिए राइट नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस इन अमेरिका ना, तो आपको पता है कि वहाँ पर के रजिस्टर्ड जो वोट्स है ना ऑफ पाकिस्तानीज, ऑफ पीपल, और लेट्स नॉट से पाकिस्तान, Muslim vote is a very very big vote and it can swing anywhere. So आपने देखा होगा कि Trump in his campaign is quite forcefully at times talking about Israel and talking about Palestine and two state and I will मैं जंग बंद कर दूंगा, यूं कर दूंगा, या एटलीस्ट मैं करने की कोशिश करूंगा। ये वोट बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अमेरिका के लिए। आर दे willing to lose all the Muslim vote which is a big chunk? देखिए बात यह है, बात सोचने की है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो दुनिया में वो जो अमेरिका आफ्टर द फॉल ऑफ सोवियत यूनियन वर्ल्ड सुपर पावर बन गया था, लेकिन विद द फ्लक्स ऑफ टाइम दोबारा ग्रुपिंग शुरू हो गई और अब बाइपोलर वर्ल्ड बन रही है इस वक्त। ठीक है, रशिया चाइना जो है वो ज्वाइंट टुगेदर और उसके साथ बहुत सारे एक दूसरे को शामिल हो गए। पाकिस्तान भी अब अमेरिका वो एलआई की हैसियत में नहीं रह गया, उसकी पाकिस्तान हैज बीन रिप्लेस्ड बाय इंडिया, और इजराइल इंडिया का बहुत एक क्लोज लाइक जोन आपने देख ही लिया है जिस अंदाज में वो स्पीयर हेड कर रहे हैं इस नई ग्रुपिंग को। तो ऐसी सूरत में व्हाई शुड वी बिहेव लाइक ए लैकी ऑफ अमेरिका? हमें बड़ा इंडिपेंडेंट स्टांस लेने की जरूरत है और जरूरत दिखाने की। अभी जो हिलाली साहब बातें कर रहे थे वो तो एक एनालिसिस कर रहे, उन्होंने कोई ये नहीं बताया कि क्या करना चाहिए इस वक्त। ये वक्त है कि यहाँ पे आपको अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद कोई जुर्रत का मुजाहरा करना होगा। नहीं अहमद अवैस साहब, ये कहना बड़ा आसान है कि जुर्रत का नहीं, मतलब जुर्रत का मुजाहरे से क्या मुराद है आपको? मतलब हम अटैक तो नहीं कर सकते है ना, जाहिर है जो कुछ करना है डिप्लोमेटिकली करना है। मैंने कब कहा जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि अटैक की बात नहीं है, बहुत तरीके हैं ना जी। आज दुनिया जो है वो उसमें इकोनॉमिक सर्वाइवल जो है वो सबके लिए प्रॉब्लम है। अगर इस वक्त जो बाइपोलर वर्ल्ड बन रही है, अगर यहाँ पे पाकिस्तान इनिशिएट करे इस बात को, क्योंकि किसी ने तो करना है, अगर वो नहीं पाकिस्तान किस बेसिस पे इनिशिएट करे? पाकिस्तान सर पाकिस्तान पाकिस्तान इनिशिएट आप बता चुके हैं ना, कंप्लीटली एग्री विद, लेकिन सर उसके लिए जेब में माल भी होना जरूरी है ना। एक आपके पास माल ना हो, आप माल के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो और फिर आप कहें कि जी हम इसकी इनिशिएटिव भी लेते हैं, तो कहेंगे या इनिशिएटिव ले लो या पैसे ले लो। आप वहां फिर अब अगर हाथ फैला के पैसों के ऊपर रहना फकीरों की तरह, तो फिर अपनी इज्जत नफ्स को खत्म कर दें जैसे हमने की हुई है, तो फिर मार खाते जाएं। फिर तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अफसोस सद अफसोस के शाहीन न बना तू, देखे ना तेरी आंख ने फितरत के इशारात, तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर के मफाजात। तो फिर मर के मफाजात तो है सजा, भुगत रहे हैं, वही स्टेप लेना होगा हमें। अगर मुस्लिम ममालिक मिलके तोड़ने के लिए तो आज हालात मुख्तलिफ होते हैं। जफर हिलाली साहब ये जो बात कर रहे हैं अहमद अवैस साहब, ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है कि इंसान को जिंदगी जुर्रत से ही जीनी चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि पेट खाली हो, पेट में पत्थर बंधा हो और हाथ आपके हाथों में माजरत के साथ ही लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन पैसे आपको ज़रूरत हो और आप अपनी बेल्ट तक ना कस सके, अपने अखराजात तक तो आप ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, टिकट आप लोगों के फ्री है, याशियाँ चल रही हैं, तो जब अपने हालात ही आप नहीं ठीक कर सकते इकोनॉमिकली तो आप धमकियाँ किसको लगाएंगे?
Zafar, I don't know who Zafar Hilali is talking to right now. देखिए, हमें धमकी देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हैं वी आर इन न्यू, आप जी जफर, आई कांट हियर यू। क्या कह रहे हैं आप जफर साहब? मैं तो सुन रहा, आप सुन रहे हैं? लगता है ऐसा है कि आप सुन सकती है मैं जो कह रहा हूँ। जी सुन, बोले। आई थिंक आपने टीवी ऑन किया हुआ है ना, तो वो मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है, बट अब वो तो देखिए मैं जो कह जी। अच्छा ओके आई पुट ऑफ द टीवी। अच्छा, जो आपको मैं कह रहा हूँ वो ये है कि धमकियों के लिए भूल जाएं आप। ठीक। आपका सबसे बड़ा धमकी आपके पास है। You are a nuclear power. Resolve to protect yourself against attack. ठीक। And to retaliate in case you are. तो देखिए, कहने की बात ये कुछ कहने की आपको जरूरत नहीं है। ये आपका मसला इन अ सेंस ये आपका मसला नहीं है। नहीं है, आप ठीक तो है। एक वाहिद मुल्क हैं। आपने तैयारी की है आपके अपने डिफेंस के लिए, या वो यहूदी हो या वो हिंदू हो। ठीक। किया हुआ है जितना आप कर सकते हैं, आपने किया है। हाँ, आपके पॉलिसीज सही नहीं रहे, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज गलत रहे, आपके क्या करें, आपके पास आई मीन यू हैड गवर्नमेंट। ओके सर, वी डोंट हैव एनी मोर टाइम, बट आई लव जफर हिलाली, सहर कामरान एंड अहमद उवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग मी। नाज़रीन, कीप योरसेल्फ ट्यून्ड इन टू बोल। आई विल सी यू अगेन टुमारो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।